हाय एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आप लोग को बहुत लॉन्ग टाइम बाद नया वीडियोस मिल गया होगा और नए वीडियो में आपको पता है क्या पढ़ाने वाले हैं हम अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और मैंने आपको सारा लिस्टिंग भी करा दिया है, सारा सिलेबस बता दिया कि मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्या कवर करने वाली हूँ। सारा CSIR नेट IIT JAM गेट से रिलेटेड कंप्लीट सिलेबस, साथ ही आपके MSc के भी कंप्लीट सिलेबस जो है वो हमको अब आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे, है ना। पता चल गया है इंट्रोडक्शन ऑफ द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेकिन मैं आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का थोड़ा ही बेसिक्स पढ़ाऊंगी। सीधे जाएंगे हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में। CSIR नेट में जो 4 नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे मैं डायरेक्टली जंप करूँगी। और यहाँ पे जो मैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट कर रही हूँ वो किसका, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, NMR आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। किसके बारे में? सारे जो मॉलिक्यूल वो होते हैं आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे मिलता है, ये सारा तो बहुत ज़्यादा आप पढ़ते ही हैं, है ना। पर हम इनको पढ़ते मिस कर जाते हैं किसको, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब हमारे पास जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं और बहुत सारे टाइप्स की जितने कैटालिटिक रिएक्शंस में आपके बायो इनऑर्गेनिक के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो किस टाइप के सिग्नल्स देते हैं, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी कैसे किया जाता है यूजिंग NMR। वैसे देखा जाए तो NMR का ज़्यादा यूज़ तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के डिटर्मिनेशन में ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि बहुत सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट भी है जो NMR एक्टिव होते हैं, है ना। तो बस वही पढ़ेंगे हम। सबसे ज़्यादा इसमें फोकस करूँगी मैं आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रास पे। ठीक है, स्टार्ट करने जा रही हूँ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हम किसका पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रास में और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके स्पेक्ट्रास में मेन डिफरेंस क्या होता है। आप जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के NMR स्पेक्ट्रा निकालते हैं, रेफरेंस लेते हैं TMS, तो आप देखते हो कि TMS से पॉजिटिव साइड्स पे, है ना, TMS से अप फील्ड पे आपको, सॉरी डाउन फील्ड्स पे आपको वैल्यू जो है वो मिलती है। मतलब जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसका जो वैल्यू होता है वो ज़्यादातर हमने देख रखा है क्या, कहाँ से कहाँ तक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो TMS के रेफरेंस ले तो उसकी जो स्पेक्ट्रा हमको मिलता है वो 1 से लेके 12 ppm तक मिलता है ना। अलग अलग मिलता है, आपको पता है। CH3 या सिंगल तो 0.9 में मिलेगी उसकी वैल्यू। अगर आप उसे किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच करा देते हो तो उसकी अलग वैल्यूज़ मिलेगी। तो उसका जो वेरी करता हुआ वैल्यू जो है वो बेसिकली 1 से लेके 12 ppm तक मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आते ही अगर आपसे पूछा जाए कि उसके सिग्नल्स कहाँ मिलता है तो TMS से डाउन फील्ड्स में उसकी सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, सॉरी फील्ड में अभी कन्फ्यूज़न होगा आपको। आप TMS से ज़्यादा वाली जो वैल्यूज़ है उसको आप इसे डाउन फील्ड बोलोगे और TMS से कम वाली जो वैल्यू है, जो वैल्यू नेगेटिव्स में है, उसको आप अपर फील्ड बोलोगे। तो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनके स्पेक्ट्रा जो होते हैं वो हमको मिलते हैं अपर फील्ड में, या मैं बोल सकती हूँ 0 से लेकर नेगेटिव ppm में जो है वो इसकी वैल्यूज़ मिलते हैं, इसके स्पेक्ट्रा मिलते हैं। इसका रीज़न क्या है कि क्यों ये नेगेटिव में जाते हैं। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसमें कैसे सिल्डेड होता है, डिससिल्डेड का टर्म कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा न्यूक्लियाई कितने में देगा, वो सारा पढ़ेंगे हम लोग। वीडियो को देखना, लास्ट तक समझ आएगा बहुत अच्छे से। तो एक चीज़ तो हमें यहीं से क्लियर हो जाता है कि इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या इनऑर्गेनिक बड़े बड़े जब हम कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं तो उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो ज़्यादातर जो रेफरेंस होता है उससे अप फील्ड में मिलेगा हमको। मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके माइनस में इधर वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है, 0 से लेके -30, -60, -70, कभी कभी तो -300, -400 और कभी कभी -1000 तक भी चला जाता है। सोचो इतना वेरी करता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्पेक्ट्रास। ठीक, तो व्हाट इज़ द NMR। सबसे पहले आप उसके नाम को समझो, बस थोड़ा सा, मतलब मैं बेसिक उसके प्रिंसिपल्स बता रही हूँ कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, प्रीवियस वीडियो में आपने देख लिया इंट्रोडक्शंस में। अब मैं आपको बताती हूँ NMR क्या होता है। NMR जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है आपको, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस। अब अगर मैं बोल रही हूँ न्यूक्लियर, है ना, फर्स्ट में क्या यूज़ कर रही हूँ, न्यूक्लियर, तो सीधे से ब्रेन में आता है हमारा न्यूक्लियर। मतलब ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है किसके, किसी भी एटम के या किसी भी मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस से। ठीक है, सेकेंड आ जाता है आपका मैग्नेटिक। और यहाँ पे अगर मैग्नेटिक टर्म आया है तो पक्का से वो कहाँ से, मतलब हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ स्पिनिंग हो रही होगी और ड्यू टू द स्पिनिंग कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा न्यूक्लियस।
दो चीज़ें हमको पता चल गया है ना। मतलब यहाँ पे क्योंकि न्यूक्लियर है तो हम न्यूक्लियर की डील करेंगे, न्यूक्लियस का डील करेंगे। न्यूक्लियस का डील करेंगे मतलब न्यूक्लियस में होता क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो बिल्कुल बात हम उसी की करेंगे, न्यूक्लियाई की बात करेंगे। तो न्यूक्लियाई की बात करेंगे और हमें ये भी पता चल रहा है कि ये उसी न्यूक्लियाई की बात करेंगे हम जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे, ठीक है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा न्यूक्लियाई शो करता है वो भी बताएंगे अभी सेपरेटली आपको, ठीक है, कि कौन कौन सा ही न्यूक्लियाई है जो एनएमआर स्पेक्ट्रा एक्टिव होता है और कौन सा न्यूक्लियाई है जो एनएमआर के लिए इनएक्टिव होगा। और साथ ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, रीज़न क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का। अभी तक तो ये पता था हमको कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक, वो भी मैं अभी समझा देती हूँ आपको। और थर्ड जो टर्मिनोलॉजी है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस आप ऑर्गेनिक में मत चले जाइएगा कि रेजोनेंस मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं बता रही हूँ। रेजोनेंस यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी लिया गया है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब है कि कोई भी जो न्यूक्लियाई है वो एक पर्टिकुलर अपने हिसाब से ही एक पर्टिकुलर मैच्ड फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा। जब उसकी एनर्जी, जितनी एनर्जी उसको चाहिए और जितना एनर्जी हम बाहर से देंगे रेडियो वेव के फॉर्म में, उतना एनर्जी उसको मिल गया तो वहाँ पे रेजोनेंस बैठ जाएगा और रेजोनेंस बैठते ही वो न्यूक्लियाई जो है वो स्पेक्ट्रा शो करने लगेगा, या बोल सकते हैं उसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और हमको स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो ये ना एक फिजिक्स का टर्म है, रेजोनेंस बैठ जाना, एनर्जी का रेजोनेंस हो जाना, ठीक है। तो वो टर्म के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो ऐसे क्लियर हो जाता है हमारा नाम का मीनिंग कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस से क्यों कहा जाता है ना। अब क्योंकि यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हमें समझ आ गया कि क्यों कहा जाता है, तो बस उससे लिंक्ड चीज़ों को देखते जाते हैं। फर्स्ट जो टर्म है इसका नाम में वो है आपका न्यूक्लियर। अब न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है आपको पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जाते हो तो कोई भी अगर एक एटम हम बढ़े तो इस एटम में होता क्या है, हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स के अलावा हमारे पास होता है क्या, न्यूक्लियस, जिसको आप बोलते हो न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो है वो होता है आपका प्रोटॉन, साथ में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो चार्ज नहीं है उसमें, पर प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, इतना हमको पता है। अब हमने ये भी पढ़ रखा है पहले से ही कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों साइड घूमता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों साइड घूमता है, ऐसे सर्कुलेट होता है, घूमते रहता है, पर साथ साथ वो अपनी ही स्पीड में भी घूमता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों साइड घूमने के साथ साथ अपने एक्सिस के भी चारों साइड घूमता है। या तो वो कुछ ऐसा घूमेगा या फिर वो ऐसा घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वो घूमेगा, है ना। आपको इतना चीज़ें पता है। अगर मैं देखूं, इसको अलग से बना दें, हम इसको अलग से बनाएं, एक इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर अलग से बनाया तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा है, ये अपने एक्सिस पे भी ऐसे घूम रहा है। अब जब ये अपने एक्सिस पे घूम रहा है तो उस कंडीशंस में क्या होगा, इसके पास एक स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसके पास स्पिन क्वांटम नंबर आ जाएगा, और उसी स्पिन क्वांटम नंबर को आपको पता है आप क्या बोलते हो, एस बोलते हैं आप। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अपने एक्सिस में भी घूम रहा है, तो आपने देखा कि ये अपने एक्सिस में घूम रहा है, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इस केसेस में इसके पास होगा क्या, एंगुलर क्वांटम नंबर होगा या एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर मैं इसकी एंगुलर मोमेंटम की बात करूँ तो जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने पहले पढ़ रखा है, इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, s+1 होगा और साथ ही h/2π होगा। यहाँ पे ये जो s है उसको आप बोलते हो स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं आप। इतना ये तो बात रही इलेक्ट्रॉन की। जब ये चीज़ें देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस के चारों साइड्स पे रोटेट होता है, और रोटेट होने के कारण वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आता है और साथ ही स्पिन क्वांटम नंबर उसकी होती है पर्सनल। तो अब फोकस गया कहाँ पे, न्यूक्लियस पे। अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और साथ ही वो रोटेट कर सकता है और साथ ही वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर लेता है ना, रोटेट करते करते मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर लेता है। आपको पता है, आप इसके मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो, MS से इसको डिनोट करते हो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आप पढ़ रखे हैं 11th क्लास में। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया कि अगर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज पार्टिकल है वो रोटेट कर सकता है अपने एक्सिस के चारों साइड्स पे और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट कर सकता है, तो बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस में भी तो है चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के कारण वो भी जो है वो कर सकता है, वो भी रोटेट कर सकता है और वो भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है। वो एज ए मैग्नेट, टीनी मैग्नेट वो वर्क कर सकता है। तो
तो वो जब ब्रेन में आया साइंटिस्ट लोग के, तो पॉली ने इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया और फिर बिल्कुल ये चीज़ें प्रूव हो गई कि हमारा जो न्यूक्लियस है, जहाँ चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, ड्यू टू दिस प्रोटॉन ये भी क्या करता है, अपने एक्सिस के चारों साइड पे रोटेट करता है। तो यहाँ से कहानी जो है वो स्टार्ट हो जाती है NMR की, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस में भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, वो भी कुछ किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। वहाँ से ही कहानी आई और वहीं से स्टार्ट हो गया हमारा NMR स्पेक्ट्रा। तो इससे तो इतना पता चल गया आपको कि हमारा ये जो न्यूक्लियस है वो भी रोटेट कर सकता है, और बिल्कुल बेशक उसमें रोटेशन होता है। और जब वो रोटेट करता है, जब वो ये रोटेट करता है तो उस टाइम पे ये भी कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम शो करेगा, और इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है उसका जो वैल्यू है वो होता है अब I + 1 h/2π। बिल्कुल उसी के जैसा एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये जो I है इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये भी स्पिन क्वांटम, अब बहुत ज़्यादा पढ़ रखे रहते हो ना, बहुत ज़्यादा, कि वो ही न्यूक्लियाई जिसके लिए I की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसा न्यूक्लियाई जिसके लिए I की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, वही NMR एक्टिव होता है। पढ़ रखा है हमने, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं था ये I है क्या। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इलेक्ट्रॉन में पढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर S, वैसे ही जो न्यूक्लियस होता है उसका होता है स्पिन क्वांटम नंबर I। यहाँ पे बस चेंज कर दिया गया है, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। तो यहाँ पे I एक चीज़ पता चल गया कि I जो है वो भी है स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे I जो है वो भी है स्पिन क्वांटम नंबर। किसके लिए? न्यूक्लियस के लिए स्पिन क्वांटम नंबर है। तो इस कंडीशंस में इसकी भी, ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, इसकी भी मैग्नेटिक कोई ना कोई मल्टीप्लिसिटी भी होगी, मैग्नेटिक नेचर भी होगा, ठीक। और उसी पे कम्प्लीटली बेस्ड होगा हमारा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एक चीज़ें पता चल गया हमें न्यूक्लियस के बारे में कि जो न्यूक्लियस है वो भी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के जैसा, उसमें भी चार्ज पार्टिकल है, वो भी रोटेट करता है, उसका भी एंगुलर मोमेंटम होता है, उसके भी एंगुलर मोमेंटम होंगे, उनमें भी स्पिन क्वांटम नंबर होता है, और उसके स्पिन क्वांटम नंबर को बोला जाता है I। इतनी चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई है ना। अब आता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करता है, और ये रेजोनेंस वाला टर्म को क्लियर करना कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और कैसे रेजोनेंस वाला जो टर्म है वो आता है कि कौन से रेडिएशंस को ही NMR में लिया जाता है और उसका रीज़न क्या है, ठीक है। इसके अलावा मैं इस चैप्टर में पूरे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बहुत सारा एग्जांपल देके उनके स्पेक्ट्रस आपको पढ़ाऊंगी, साथ ही सॉल्वेंट्स के बारे में भी बताऊंगी कि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन कौन सा सॉल्वेंट जो है वो यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, उसका रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो वो सारा चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी। अब अगर आप समझ गए हैं कि क्या है I या I वैल्यू क्या है, कहाँ से आया I का टर्मिनोलॉजी, तो अब मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा प्रिंसिपल के बारे में, है ना। किसका? NMR का प्रिंसिपल। NMR के प्रिंसिपल में आपको बस इतना ही जानना होगा कि हमारा दिया गया न्यूक्लियाई में अगर कोई वैल्यू I की है, मतलब वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही मैं उस न्यूक्लियाई को या दिया गया सैंपल को, कोई भी मॉलिक्यूल का मेरे पास सैंपल है, उस सैंपल को जैसे ही मैं NMR में रखूँगी वो NMR एक्टिव हो जाएगा और स्पेक्ट्रल जो है वो हमको मिल जाएगा, है ना। और वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब कैसे एक्टिव हो जाएगा, कैसे सिग्नल्स हमको मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। होता क्या है एक्चुअली, जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन में जाते हैं NMR के, तो आप देखेंगे कि NMR के इंस्ट्रूमेंटेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसमें बस एक ट्यूब होता है जिसमें हमें सोल्यूशन को लेना होता है, जिसकी स्टडी करनी है, उस सैंपल को लेना होता है, और उसके दोनों साइड बड़े बड़े से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया रहता है। अब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करता कैसे है वर्क, वो देखते हैं, ठीक है। देखो सपोज मैंने कोई एक न्यूक्लिया लिया, कोई भी सैंपल ले लिया जिसकी स्टडी करनी है, मुझे NMR स्पेक्ट्रा स्टडी करनी है। अब मेरे को पता है कि वो NMR एक्टिव है, मतलब उसमें I की वैल्यू कुछ ना कुछ तो है। अगर I की वैल्यू है तो वो स्पिन भी कर रहा है ना, स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें, मतलब वो स्पिन कर रहा है। स्पिन करता हुआ सैंपल जो है वो अपने आप में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेता है। स्पिन करता हुआ जो वो है मेरा, जैसे स्पिन कर रहा है, तो ये स्पिन करता हुआ ये जो सैंपल है उसका जो न्यूक्लियस है वो स्पिन करते 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 एक मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। सपोज उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल ये है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब शुरू में क्योंकि उसने इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया तो वो बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा, बहुत रैंडम उसकी मोशन होगी, इधर भी मूव कर सकता है, वो इधर भी मूव कर सकता है, उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगा, कोई फिक्स उसके डायरेक्शन नहीं होंगे, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इतना तो पता है आपको। अब क्या करते हैं, NMR इंस्ट्रूमेंट में इसमें अप्लाई कर दिया जाता है बड़े बड़े से बार मैग्नेट्स को,
जैसे ही इसमें बार मैग्नेट्स को अप्लाई किया जाता है, जैसे आपको उसमें शो हो रहा होगा, ठीक है, इमेज में शो हो रहा है कि जो एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें बड़े बड़े 2 बार मैग्नेट को इसके दोनों साइड्स पर रख दिया जाता है। सपोज इसमें एक एन पोल है और एक एस पोल है ना। अब आपको ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उसमें रोटेशन एन से एस के साइड्स पे जाता है ज़्यादातर, इसकी जो फील्ड का मोमेंट होता है, इसका डायरेक्शन ऐसा होता है। थोड़ी देर बाद मेरा लिया गया जो सैंपल है वो भी इसी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा और बिल्कुल इसी मैग्नेट के जैसा अपने आप को ओरिएंट कर लेगा, ठीक है, उसी के जैसे अपने आप को ओरिएंट कर लेगा। क्यों, इसका रीज़न बताती हूँ। एन एक दूसरे को क्या करेगा, रेपल करेगा रिपल, वैसे ही एस एक दूसरे को रिपल करेगा, लेकिन एन एस एक दूसरे को थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, तो ये थोड़ा सा रोटेट होगा और रोटेट होके इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, इसके कारण इंड्यूस होगा ये रोटेशन, और रोटेट होके ये बिल्कुल कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाएगा। लाइक यहाँ पे हमारा एन पोल है और यहाँ पे एस पोल है, तो दिया गया जो फील्ड है वो ऐसे हो जाएगा, कुछ ऐसे उसी के जैसा चेंज हो जाएगा उसका डायरेक्शन। एस और एन ये भी बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो रोटेट कर गया ये, और यहाँ पे क्या होगा, अब अगर इसने ऐसा रोटेशन अपने आप का कर लिया है, कुछ ऐसे घूम गया है वो, तो ये क्योंकि बिल्कुल इसके हिसाब से उसने अपने आप को रोटेशन करा है, तो यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत डाउन चली जाती है, क्योंकि उसने कोई अपोज ही नहीं किया ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज नहीं किया उसने, उसी के हिसाब से वो चला गया, उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो गई। उसकी एनर्जी डाउन होने के बाद अगर मैं बाहर से कोई सोर्स उसको दे दूँ, जैसे ही उसकी एनर्जी डाउन हुई, उसने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को जमा लिया है, उसके डायरेक्शंस भी उसने उसी के हिसाब से कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी एनर्जी जो है वो डाउन में चले जाती है, ठीक है, क्योंकि वो अपने बिहेवियर से अपोजिट वर्क किया है। अब उसकी एनर्जी कम हो गई, वो अपोज नहीं कर पाया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, तो यहीं पे ज़रूरत पड़ती है बाहर की एनर्जी की, जिसको आप बोलते हो कि एनएमआर एक्टिव जो न्यूक्लियाई होते हैं वो रेडियो वेव रीजन्स के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद ही वो स्पेक्ट्रल डाटा शो करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसका अपोज करने के लिए, इस जो हमारे पास मैग्नेट है, सैंपल है, उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास पहले से है उसका अपोज करने के लिए जैसे ही रेडिएशंस देंगे, यहीं से दिया जाता है इसको रेडिएशन, और ये रेडिएशन बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की नहीं होती, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी की ही रेडिएशन लेके ही ये उसका अपोज करने लगेगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। वो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन होता कौन सा है, आपका रेडियो वेव। यहाँ पे इसको रेडियो वेव रेडिएशन दे दिया जाता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव रेडिएशन देते हैं, सैंपल उसको एब्जॉर्ब करता है, जितनी एनर्जी उसको चाहिए उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए, सारे अलग अलग न्यूक्लियाई की अलग अलग एनर्जी होगी भाई, ठीक है। तो जितनी एनर्जी उसको चाहिए उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब जहाँ पे होगा वहीं पे ही जस्ट हमें सिग्नल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये सैंपल इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए रेडियो वेव से अपना एनर्जी लिया, एनर्जी लेते ही जहाँ की जितनी पर्टिकुलर जितना एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया, बिल्कुल वहीं पे डिटेक्टर में एक ऐसा एब्जॉर्प्शन पिक एनएमआर में हमको मिल जाता है। तो हमें ये भी चीज़ें क्लियर हो गई कि जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो एक टाइप का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये एक एब्जॉर्प्शन पिक जो है वो देता है, ठीक है। अब और चीज़ें हमें क्या पता होना चाहिए थोड़ा सा, ये जो मैं बोल रही थी ना कि इसका नेगेटिव में आता है, इसका पॉजिटिव में आता है, उसका क्या रीज़न है वो भी मैं बताती हूँ थोड़ा सा आपको। लेकिन इतना चीज़ें पता चल गया कि बस यही प्रिंसिपल है कि 2 मैग्नेटिक उसमें डाल देते हैं, पहले वो उसके इन्फ्लुएंस में चला जाता है, इससे उसकी एनर्जी कम हो जाती है, लेकिन उसी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम बाहर से उसको किसी सोर्स से उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, रेडियो वेव रीजन का पर्टिकुलर एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके फिर वो अपना स्पेक्ट्रा जो है वो दे देता है, जहाँ पे हमको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो हमको डिटेक्ट हो जाता है डिटेक्टर में, है ना। और आपको ये भी पता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए हम ज़्यादातर ऐसे चमकीले प्लेट्स यूज़ करते हैं जहाँ पे डार्क लाइन्स हमको दिखता है। इतना चीज़ें पता चल गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको कि क्या रीज़न है, कि एक चीज़ और आप यहाँ से क्लियर कर लो कि आपको पता है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है एस, उसकी तो 2 ही वैल्यू होती है, पता है आपको। स्पिन क्वांटम नंबर की 2 ही वैल्यू होती है, हाफ होगा प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ होगा। लेकिन क्या रीज़न है कि जो आई की वैल्यू होती है वो तो बहुत अलग अलग होता है सबके लिए, बहुत सारे आप आई की वैल्यूज़ पढ़ते हो, आई की बहुत सारी वैल्यू अभी मैं लिखवाऊंगी आपको प्रॉपर, है ना। बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग आई वैल्यूज़ होती है, कुछ के लिए आई का वैल्यू होता है हाफ, कुछ के लिए आई की वैल्यू होती है 1, कुछ के लिए होता है 3/2, कुछ के लिए 5/2 होगा, 7/2 होगा, मतलब इतना ज़्यादा वेरी करता है। उसका रीज़न क्या है, सोच के देखिए, क्वेश्चन आया होगा ब्रेन में, पढ़ते पढ़ते समझ आ गया।
अगर दोनों चार्ज पार्टिकल है, दोनों रोटेट करें, दोनों का स्पिन नंबर है, तो क्यों एस का तो सिर्फ 2 ही स्पिन नंबर आते हैं, +½ या -½ आप देखते हो इलेक्ट्रॉन्स में। लेकिन क्या रीज़न है कि जो न्यूक्लियाई होता है हमारा आई होता है, आई की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होता है। क्या रीज़न है? सोचो। इसका रीज़न ये है कि यार हम यहाँ पे एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर एक छोटा सा किसी पार्टिकल की बात कर रहे हैं, है ना। जब मैं आपको NMR पढ़ा रही हूँ तो NMR में आप बात कर रहे हो किसी न्यूक्लियाई की बात कर रहे हो। और इस न्यूक्लियाई में बहुत सारे नंबर्स में प्रोटॉन भी हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत सारा हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो उस बहुत सारे वाले जो न्यूक्लियाई है उसका आप यूज़ कर रहे हो, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में आप पर्टिकुलर एक पार्टिकल को लेते हो, सिंगल पार्टिकल को लेते हैं। और एक सिंगल पार्टिकल की बात करें तो उसकी 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो +½ होगा इसका स्पिन क्वांटम नंबर, या फिर -½ होगा। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिल्डिंग एंड डिसिल्डिंग इफेक्ट्स के बारे में, कि वही तो रीज़न है ना हमारे वैल्यूज़ को वेरी करने का। TMS से जो वैल्यूज़ में वेरिएशंस आता है उसके रीज़न को बात करते हैं कि क्या होता है, वहाँ पे इफ़ेक्ट कैसे होते हैं। चलिए, देखो होता क्या है एक्चुअल में, मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, NS पोल है, ये 2 मैग्नेटिक फील्ड है, NS पोल मैंने उसका ले लिया है। इसमें जैसे ही हमने ये अप्लाई किया, इसका डायरेक्शन ऐसे ही होगा, मैंने पढ़ा दिया है आपको, नॉर्थ से साउथ की पोल की साइड पे होता है इसका डायरेक्शन। अब होगा क्या, सपोज़ मेरा जो सैंपल है ना, जो मेरा सैंपल है वो पहले तो ऐसे था, ऐसे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल इसी की डायरेक्शन में आ गया है, ऐसे हो गया है वो, थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ऐसा हो गया है। तो यहाँ से इसकी जो एनर्जी होती है वो एकदम डाउन में चली जाती है। अब जैसे ही हम इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी देते हैं, जैसे इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी दिया जाता है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी देते ही इसमें रोटेशन शुरू होगा, इसको अपोज करने की ट्राई करेगा ये, और अपोज करते 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 नेक्स्ट स्टेप में वो चला जाएगा, उसको अपोज करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी लेके अपोज करेगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से उसके डायरेक्शन में चला गया है, ठीक है। तो क्योंकि वो पूरी तरीके से डायरेक्शन में जा चुका था, इसलिए उसको मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की एनर्जी मुझे देना पड़ा इसे वापस इसके अपोज करने वाले फील्ड में ले जाने के लिए। तो इस कंडीशंस में मैं बोल सकती हूँ कि TMS से डाउन फील्ड में वैल्यू जो है वो मिलेगी हमारी, मतलब मुझे इतनी फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन देना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 0 से इधर हो, प्लस साइड्स पे हो। इतना क्लियर हो गया इस कंडीशंस में। लेकिन अगर आप सोचो कि अगर मेरा यही जो मैग्नेट है, जो मेरा सैंपल वाला मैग्नेट है, वो सिल्डेड कैसा बोल रही हूँ, ये मैंने अप्लाई किया N पोल और ये मैंने S पोल अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन है ऐसा कुछ है, इसका इसी साइड्स पे आ रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या हुआ, मेरे पास जो सैंपल है, स्टार्टिंग में जो मेरा सैंपल है वो पूरा का पूरा इस उसमें डायरेक्शन में नहीं जा पाया। इसका रीज़न था सिल्डेड होना, वो इलेक्ट्रॉन से सिल्ड रहा होगा। सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन से सिल्डेड है, इसके चारों साइड इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मतलब ये जो सैंपल है, अब लिया गया जो सैंपल है वो किसी मेटल से अटैच्ड है, तो उसके सारे साइड्स पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्लाउड्स आ जाएगा ना, क्योंकि मेटल का तो प्रॉपर्टी होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो अगर वो किसी मेटल के इन्फ्लुएंस में है, मेटल से अटैच्ड है, तभी तो मेटल हाइड्राइड्स की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव साइड्स पे आता है। वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेटल से डायरेक्ट अटैच जो हाइड्रोजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज़्यादा होता है, मेटल ईजिली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ गया। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इस न्यूक्लियाई को मैं क्या बोलूँगी, सिल्डेड न्यूक्लियाई बोलूँगी मैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्लाउड, उसने उस मैग्नेट की न्यूक्लियाई को सिल्ड कर रखा है, तो ऐसे न्यूक्लियाई को ही तो आप बोलोगे ना सिल्डेड न्यूक्लियाई। अगर ऐसा सिल्डेड न्यूक्लियाई है तो वो तो पहले ही पूरा अपने आप को रोटेट नहीं कर पाया, वो ऑलरेडी क्या था, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, डाई मैग्नेटिक फील्ड से ऑलरेडी सिल्डेड था वो, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन से ऑलरेडी सिल्डेड है। अब इलेक्ट्रॉन से सिल्डेड होने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स भी अपने आप में कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अपना बना रहे हैं। मतलब सोचो कितना ज़्यादा सिल्डेड है ये मैग्नेटिक फील्ड्स में और ऑलरेडी घिरा हुआ है। तो अब बाहर का जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको ज़्यादा अफेक्टेड नहीं कर पाएगा। ज़्यादा अफेक्टेड नहीं करने के कारण इसका जो डायरेक्शन ऐसा था
वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही रोटेट हुआ होगा, बस इतना ही रोटेट हुआ होगा, बस इतना। तो इसे मुझे वापस अपोज करवाने के लिए, बिल्कुल अपोजिट उसके ले जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। और यही रीज़न है कि यहाँ पे थोड़े ही फ्रीक्वेंसी को ही एब्जॉर्व करके वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा। ज़्यादा अपोज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही रीज़न है कि जो इसकी वैल्यू है वो अप फील्ड में आ जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन फील्ड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है TMS से। TMS का अगर 0 में आता है तो इसका बहुत जल्दी आ जाता है। होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि अब ना आप ट्रिक्स बना लो। कैसा ट्रिक्स बना लो? देखो डी 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 करके ट्रिक्स बना लो। ऐसे मैं बोल रही हूँ डी 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 और डी, 4D को याद रखो। ऐसे एकदम छोटा सा ट्रिक है, 4D को याद रखो, अपने आप समझ आएगा। कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसी न्यूक्लियाई में, जिस न्यूक्लियाई की मैं अभी बात करूँगी, कोई भी एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा। अगर किसी न्यूक्लियाई में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो होगा डिससिल्डेड। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो होगा डिससिल्डेड। अगर वो डिससिल्डेड है तो वो जाएगा डाउनफील्ड में, उसकी जो वैल्यू है वो जाएगा डाउनफील्ड में, मतलब TMS से लेफ्ट साइड। TMS से लेफ्ट साइड उसकी वैल्यू जाएगी, ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। और इसको बोल दो आप हाई डेल वैल्यू, हाई डेल वैल्यू। बस ऐसे 4D से याद रखो आप। कैसे? मैंने क्या ट्रिक्स दिया आपको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूक्लियाई, अगर न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो होगा डिससिल्डेड। डिससिल्डेड मतलब कोई शील्ड रहेगा नहीं इलेक्ट्रॉन्स का। डिससिल्डेड है तो वो डाउनफील्ड में उसकी वैल्यू जाएगी, और डाउनफील्ड में मतलब लैम्डा वाले जो वैल्यू, डेल वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा आएगी, उसकी डेल्टा वैल्यू जो है उसकी ज़्यादा आएगी, TMS से ज़्यादा ही आएगी। इतना चीज़ें पता चल गया। एग्जाम्पल से समझो, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास ना कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है, CH3 है, यहाँ से CH2, ये CH2 कनेक्टेड है किसी ऑक्सीजन से, ठीक है। और फर्दर CH2 CH3 कुछ ऐसा है। अगर मैं 2 की बात करूँ तो इस न्यूक्लियाई की बात करते हैं, इस वाले प्रोटॉन NMR की। इस वाले प्रोटॉन NMR की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोटॉन NMR बहुत ज़्यादा क्या है, नॉर्मल है। ये वाला प्रोटॉन NMR की बात कर ली तो बहुत ज़्यादा किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं है। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई, आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। अगर इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो यही रीज़न है कि जो इसकी वैल्यू आती है वो 2.5 ppm में आता है। क्यों? क्योंकि अब इसका क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब डिससिल्डेड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब डिससिल्डेड। लेकिन इसकी बात करूँ अगर मैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, तो ये होगा थोड़ा सा सिल्डेड, उसकी जगह पे उससे थोड़ा ज़्यादा ही सिल्डेड होगा। और यही रीज़न है कि इसका जो वैल्यू है इतने में आता है। और सबसे ज़्यादा आपकी बात करें रोडियम से अटैच्ड हाइड्रोजन, सोचो कितना होगा इसका। अगर मैं बात करूं कि बताइए ppm में इसका कितना में आता होगा, तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं कितने में आएगा, क्योंकि अब तो बात आ रही है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। आपने तो बहुत सारा पढ़ रखा है NMR ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। डेफिनेटली पहले के जो एग्जाम्स थे उसमें NMR ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ही आता था, लेकिन अब के जो एग्जाम्स है उसमें NMR सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, वो भी 4 नंबर्स में पूछा जाता है। अभी मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन कराऊंगी जो पेपर में आए हुए हैं NMR इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। पहले लाइन से सीखेंगे, है ना, पूरे पैरामीटर्स को सीखेंगे कि कैसे सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सब कुछ। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही ये मेटल से अटैच हो गया हाइड्रोजन, तो आपको पता चल गया कि मेटल से अटैच्ड हाइड्रोजन में तो भैया पता है मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग इसमें बढ़ चुकी है इस न्यूक्लियाई में, क्योंकि डायरेक्ट इसी से अटैच है, इसके पास ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। उस कंडीशंस में ये हाईली सिल्डेड होगा और इसकी वैल्यू होती है -10 ppm में आता है। ये जो मेटल हाइड्राइड है उसकी वैल्यू आती है -10 ppm में, वो अप फील्ड में चला जाता है। तो ये तो था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जल्दी से कि क्या हुआ है एक्चुअल में। हाँ, और थोड़ा सा ये जो रेजोनेंस वाला टर्म है वो भी मैं समझा दी यहीं पे कि देखो ये बहुत ज़्यादा ये जो था ये न्यूक्लियाई कैसा था, डिससिल्डेड था, डिससिल्डेड न्यूक्लियाई था। डिससिल्डेड न्यूक्लियाई है मतलब उसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड्स है ही नहीं।
इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नहीं है, तो वो जैसे ही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जैसे ही मैं NMR में उसके सैंपल को लेके जाऊंगी, तो NMR में जाते ही वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ज़्यादा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा, या मुझे ज़्यादा हाई रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन देनी पड़ेंगी उसको अपोज करवाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, उसके लिए मुझे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन देनी पड़ेंगी, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो हाई आया, मतलब अलग अलग आ रहा है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर रेजोनेंस उसका उसके हिसाब से बैठा है ना, मतलब हर न्यूक्लियाई जो होता है वो ना अपने हिसाब से अपना चेंजेस करता है या अपने हिसाब से स्पेक्ट्रल डाटा देती है, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं हम रेजोनेंस। जितने में मेरी एनर्जी है, मतलब जैसे मेरे सामने कोई आ गया, ठीक है, कोई छोटा सा चीज़ आया तो मुझे ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, जितना मेरे पास एनर्जी है उसी में मैं उससे फाइट कर लूँगी। लेकिन कोई बड़ा सा एनिमल आ गया, बहुत बड़ा एनिमल आ गया, मैं उससे कैसे फाइट करूँगी? नहीं कर पाऊँगी तब तक जब तक कोई बाहर से कोई मुझे एनर्जी ना दे दे, मतलब मुझे जब तक कोई बड़े बड़े से हथियार ना दे दे उससे उसको मारने के लिए, ठीक है, मैं उससे फाइट नहीं कर पाऊँगी। तो वो मेरी कैपेसिटी है और मेरे हिसाब से मेरे में जितनी स्टैमिना है मैं बिल्कुल वैसे फाइट करूँगी और उतने ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करूँगी, उसको बोलते हैं रेजोनेंस बैठना। तो ये सारा टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गया है। NMR के प्रिंसिपल की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि कोई ज़्यादा बड़ा प्रिंसिपल नहीं है। ऐसा सैंपल जो NMR एक्टिव होता है, जो अपने साइड में पूरे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बना पाता है, उसको दो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया जाता है। जैसे ही अप्लाइड फील्ड के बीच में हम रखते हैं, वो उसके हिसाब से अपने आप को रोटेट कर लेता है। उसी रोटेशंस को अपोज करने के लिए हम बाहर से रेडिएशंस डालते हैं, किसी भी सोर्स से रेडिएशंस डालते हैं। जैसे ही वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, वो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर लेता है, और करने के बाद जो एब्जॉर्ब किया हुआ रेडिएशन है उसी को डिटेक्टर में मेज़र करते हैं, और वही जो स्पेक्ट्रा मिलता है उसको हम बोलते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ NMR। एंड सारा आपको टर्मिनोलॉजी भी क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम पैरामीटर्स की, कि कैसे हमको पढ़नी है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का कैसे पढ़ना है। बेसिकली मेन कहाँ से क्वेश्चन आता है। अब क्योंकि हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं और आपको पता चल गया है कि NMR कम्प्लीटली डिपेंड है न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियाई की बात करते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट है इनऑर्गेनिक में जो NMR एक्टिव होते हैं, और साथ ही उसके लिए I की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। उनके पर्टिकुलर मैं अभी वैल्यूज लिखवा दूंगी, थोड़ा सा सीक्वेंस में मैंने जमा रखा है, इससे आपको लर्न भी हो जाएगा जल्दी से I वैल्यूज सबका। तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पहली बात देखा जाए तो जो न्यूक्लियाई होते हैं वो 2 टाइप्स का होगा। सबसे पहला एक मैग्नेटिक न्यूक्लियाई जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसमें मैग्नेटिक आपका वो होंगे स्पिनिंग होंगे, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसका होगा कुछ ना कुछ, उनको बोलेंगे आप मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई, जिसके लिए I की वैल्यू इक्वल टू होता है 0। तो जो नॉन मैग्नेटिक जो न्यूक्लियाई होता है वो होगा आपका NMR इनएक्टिव, ठीक है, ये NMR शो नहीं करेंगे। तो अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूक्लियाई जो है वो उसके लिए I की वैल्यू 0 और किसके लिए नहीं है? तो उसके लिए एक सीधा से ट्रिक है कि आपने किसी भी जो न्यूक्लियाई है, कोई भी एटम है, उसके मास नंबर को, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को काउंट करो, काउंट करके उसको 4 से डिवाइड कर दो। मतलब अगर आपको मास नंबर पता है किसी एलिमेंट्स का, उसको सीधे से 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो NMR इनएक्टिव होगा, ठीक है। जैसे ही 4, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन 12 ले लिया, अब इसका मास नंबर क्या है? 12 है, 4 से डिविजिबल है। वही मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है? 16 है। 16 को भी आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल है 4 से, वो सारे NMR इनएक्टिव होगा, उसको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। लेकिन जो 4 से डिविजिबल नहीं है, जिनका मास नंबर, वो सारे के सारे I की कोई ना कोई वैल्यू शो करेगा, और जैसे ही वो कोई ना कोई वैल्यू शो करेगा, फिर आप बस बता देना कि वैल्यू शो कर रहा है, मतलब वो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, इसका मास 1 है, कार्बन 13, नाइट्रोजन 14, ये सब जो है वो इस कैटेगरीज में आ जाते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड नहीं होगा इनकी जो भी मास नंबर है वो। अब जो NMR एक्टिव न्यूक्लियाई है या जो मैग्नेटिक न्यूक्लियाई है, उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई एंड नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई है उसके लिए I की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ होता है, एंड जो नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई है उनके लिए I की वैल्यू इक्वल देन हाफ, इक्वल ऑफ हाफ होता है, ठीक है। अगर I की वैल्यू हाफ है तो उस कंडीशन में आप उसको बोलते हैं नॉन क्वाड्रुपोलर। एंड जो नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई होता है वो बहुत ज्यादा शार्प सिग्नल देता है। कैसा सिग्नल देगा? ये शार्प सिग्नल देगा, बिल्कुल NMR में ना एकदम ऐसे शार्पली सिग्नल्स देते हैं। लेकिन वहीं पे जो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई होता है, जिसके लिए I की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ है, वो ज्यादातर ऐसे थोड़ा सा ब्रॉड टाइप के सिग्नल जो है वो NMR में देंगे, बहुत शार्पली नहीं देता है सिग्नल्स, ब्रॉड टाइप का सिग्नल्स वो जो है वो देगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है? तो इसके जो एग्जांपल है वो आएगा आपका प्रोटॉन NMR, कार्बन 13 NMR, F19 NMR, P31 NMR एंड नाइट्रोजन 15 NMR, ठीक है। वहीं पे
नाइट्रोजन 14 वाला जो है उसकी वैल्यू आई की वैल्यू होती है 1, इसके लिए आई का वैल्यू होता है 1, इसके लिए भी आई का वैल्यू होता है 1। ये सब जो है वो क्वाड्रोपोलर में आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसके लिए वैल्यू होती है 3/2 और इसके लिए वैल्यू होती है 3। ये सब अभी मैं लिखवा दूंगी आपको, ठीक है। तो ये 2 कैटेगरीज में फिर से हम न्यूक्लियाई को डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई है, जिसके लिए आई की वैल्यू हाफ के इक्वल है, वो न्यूक्लियाई 2 टाइप्स के हो सकते हैं। सारे टाइप के जो न्यूक्लियाई है ना, वो 2 टाइप का हो सकता है। कैसे? आप बार बार देख रहे हो कि एक ही चीज जो है वो अलग अलग उसके आइसोटोप्स हमको मिल रहे हैं। तो नेचुरल अबंडेंस के हिसाब से कि नेचर में कौन कितना अमाउंट में मिलता है, नेचुरल अबंडेंस के हिसाब से उस न्यूक्लियाई को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम, कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई एंड डाइल्यूटेड न्यूक्लियाई। डाइल्यूटेड न्यूक्लियाई उसको बोलेंगे जिसका अबंडेंस बहुत ही कम है, बहुत ही कम वो हमको मिलता है, और कम आ रहा है तो उस कंडीशन में उसके सिग्नल्स भी थोड़ी सी ब्रॉड ही मिलेगा हमको, बहुत ज्यादा शार्प तो मिलेगा नहीं, क्वांटिटी या फिर हमको क्वांटिटी उसकी ज्यादा लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन जो कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई है वो बहुत शार्प सिग्नल देता है, क्योंकि नेचुरल अबंडेंस उसके 100% है। मतलब कोई भी दूसरा जो चीजें हैं या दूसरा न्यूक्लियाई है वो उसके सिग्नल्स को इफेक्टेड नहीं करेगा। तो कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई के अंदर है आपका प्रोटॉन एनएमआर, जो प्रोटॉन 100% ही होता है, आपका F19 और ये P31। ये जो एनएमआर है वो उनका 100% होता है, अबंडेंस होते हैं, नेचुरल अबंडेंस, और इसको कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई बोलते हैं। इनके सिग्नल तो हमको साथ मिलेगा और उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। प्रॉब्लम्स आती है इनके सिग्नल्स में, इनको मैं अभी क्लियर भी कराऊंगी आपको। जितने भी डाइल्यूटेड टाइप का न्यूक्लियाई है उनमें इफेक्ट डालता है जो कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई है उसी का। तो इफेक्शन के कारण ना उसमें और भी बहुत ज्यादा उसके जो सिग्नल्स मिलते हैं, सिंगलेट ट्रिपलेट वाले जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे उनकी मल्टीप्लिसिटी वाला, वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है और सिग्नल जैसा हमको मिलना चाहिए उससे अलग मिलता है। तो वो कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगी आगे के वीडियोस में, है ना। अभी तो बात करते हैं अब क्या न्यूक्लियाई जो जिसकी आई वैल्यू कितनी होती है। तो ऊपर जितना भी न्यूक्लियाई मैंने लिख रखा है उन सबके लिए आई की जो वैल्यू होती है वो होता है 1/2। ये सारे जो होते हैं वो नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद की जो मैंने लिख रखा है आपका नाइट्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम, इनके लिए आई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। फिर ये जो लिखा है मैंने बोरॉन लिखा है, बोरॉन 11। अच्छा, यहाँ पे बोरॉन 10 को भी मेंशन कर लेते हैं। अगर बोरॉन 10 की बात करें तो इसकी आई वैल्यू होता है 3। आई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3, ठीक है। बोरॉन 11, निकेल एंड कॉपर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होता है 3/2। मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम का होता है 5/2। वेनेडियम इसका होता है आपका कोबाल्ट का 7/2। तो ये बहुत सीक्वेंस में मैंने लिखा रखा है 3-4 वैल्यू से, जल्दी से याद कर लो आप, जिससे आपको ना जब हम बाद में मल्टीप्लिसिटीज निकालेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा कि कितने सिग्नल रहेगा। आपको पता है ना ये चीज, एक की जो न्यूक्लियाई जितना शो करता है उसके हिसाब से आप उसकी मल्टीप्लिसिटी निकालते हो। लिख लो फॉर्मूला, क्या होता है मल्टीप्लिसिटी का। मल्टीप्लिसिटी अगर निकालनी है मुझे कि कितना सिग्नल्स में कोई दूसरे न्यूक्लियाई को तोड़ेगा या उस न्यूक्लियाई के प्रेजेंस के कारण से हमको कैसे सिग्नल जो है वो मिलेंगे, उसको देखने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं छोटा सा, इज इक्वल टू 2ni+1, इक्वल टू मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला, सिग्नल्स की मल्टीप्लिसिटी की कैसे पिक हमको मिलेगा। क्या है इसका फॉर्मूला 2ni+1। तो वहीं पे आ गया ना हमारा आई वैल्यू कितना इंपॉर्टेंस रखता है ना। तो आई वैल्यू हो जाएगा ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हो जाएगा कि कितने नंबर में है न्यूक्लियाई, ये सब समझेंगे अभी हम जब नंबर ऑफ सिग्नल्स पढ़ेंगे तो सारा चीजें क्लियर कर दूंगी। पहले आप ये याद रख लो कि स्पीड मल्टीप्लिसिटी में आई का बहुत इंपॉर्टेंस है और उसके हिसाब से ही हमको सिग्नल्स मिलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलता है, वो टूट करके जो मिलता है हमको वो इसके ही कारण से मिलेगा, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम स्पेक्ट्रास डिटर्मिनेशन करना धीरे धीरे, किनका, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। तो बिल्कुल जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ते थे उसके पैरामीटर्स 1 by 1 वही मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगी। तो एनएमआर सिग्नल देखने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए नंबर ऑफ सिग्नल्स, कोई मॉलिक्यूल्स कितना नंबर्स में सिग्नल्स प्रोवाइड करने वाला है वो पढ़ते हैं हम सबसे फर्स्ट, है ना। नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, पैरामीटर ऑफ एनएमआर, उसके लिए हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ सिग्नल डिटर्मिनेशन। अभी तक आपको समझ आ गया कि कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियाई क्या होता है, डाइल्यूटेड न्यूक्लियाई क्या होता है ना। मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा सेपरेट आउट करके आपके लिए लिख रखा है कि जो कॉन्सेंट्रेटेड न्यूक्लियाई है उनका बहुत ही शार्प एक सिग्नल हमको मिलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा दूसरा जो न्यूक्लियाई है, क्योंकि नेचुरल अबंडेंस उसका 100% है ना। तो ये सारे न्यूक्लियाई जो है वो कंसंट्रेटेड न्यूक्लियाई में आ जाते हैं जिनका नेचुरल अबंडेंस 100% है, इनका कुछ 80% है। अब उसके बाद जो डाइल्यूटेड न्यूक्लियाई है उसकी बात करें तो ये सारा जो मैंने लिस्ट करा रखा है आपको ये डाइल्यूटेड न्यूक्लियाई है। अभी यहाँ पे ना प्रॉब्लम कैसे आता है थोड़ा सा देखना, जैसे ये बोरॉन है तो बोरॉन का एक है आपका आइसोटोप जो कि 11 एटॉमिक मास वाला है
और दूसरा 10 वाला। इसका जो अबेंडेंस है वो 80%, जबकि इसका अबेंडेंस जो है वो 20%। तो जब भी हम इसके सिग्नल्स लेते रहते हैं तो ये अगर उसमें थोड़ा सा 20% प्रेजेंट है तो वो अपना दूसरा आई वैल्यू है ना भाई, आपको पता है इसका आई वैल्यू आपने देख रखा था कितना है, इसकी आई वैल्यू 3/2 और इसका आई वैल्यू जो है वो 3 है। दोनों का अलग अलग आई वैल्यूज़ है और दोनों के अबेंडेंस भी है अलग अलग, एक 80% मिल रहा है और एक 20% मिल रहा है। तो दोनों के आई वैल्यूज़ के कारण से हमको कभी कभी सिग्नल्स में वेरिएशंस मिल जाते हैं एनएमआरस के। एनएमआर का सिग्नल एक्सपेक्टेड जो सिग्नल्स हमको मिलना था वैसा नहीं मिलता, ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करने लगते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है और वहीं में फिर ये भी डिटेक्ट कर लिया जाता है कि एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है। तो ये सारा चीज़ें भी जानना आपको ज़रूरी है कि डायलूटेड न्यूक्लियाई क्या होते हैं और कंसनट्रेटेड न्यूक्लियाई क्या होते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या, सिग्नल्स डिटेक्ट करना है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। मैंने बहुत सारे यहाँ पे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दे रखा है, इन सबके अभी हम एनएमआर सिग्नल्स देखेंगे, लेकिन उसके लिए पैरामीटर यूज़ करेंगे, 1 बाय 1 सीखना है हमको। तो जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें जब हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए जाते हैं तो उसके 5 पैरामीटर्स जो है वो हमें यूज़ करना पड़ता है। 1 बाय 1 हमको सीखना है सारा पैरामीटर्स, है ना। तो जो 5 पैरामीटर्स है वो जब आपको आ जाएगा तब जाके आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रल वो कर सकते हैं, आप यहाँ पे बना सकते हो, स्पेक्ट्रा बना सकते हो, प्रॉपर स्पेक्ट्रा कि वो उसका स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे स्पेक्ट्रा में, एनएमआर स्पेक्ट्रा में उसकी स्ट्रक्चर दिखेगी कैसे, वो आप तभी बनाएंगे जब आपको पाँचों के पाँचों पैरामीटर्स बहुत अच्छे से पता हो, है ना। तो जो सबसे पहला पैरामीटर्स है एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाने के लिए वो है नंबर ऑफ सिग्नल्स काउंट करना। किसी भी मॉलिक्यूल हमको दे दिया है तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना मिलेगा, है ना। द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द नंबर ऑफ सिग्नल्स। अब नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे करते हैं वो मैं अभी इसी वीडियो में पढ़ाऊंगी, उसके बाद के जितने पैरामीटर्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा के फिर हम बड़े बड़े से जो क्वेश्चन CSIR नेट में आया है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पैरामीटर इज नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करना, कि कोई भी मॉलिक्यूल्स को देखते ही उसके पहले स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ होते ही आप उसके सिग्नल्स जो है निकाल लेंगे, अलग अलग इन्वायरमेंट ही तो चाहिए, है ना। सेकेंड चीज़ आ जाता है केमिकल शिफ्ट वैल्यू। केमिकल शिफ्ट डेल्टा वैल्यू हमको देखना है, TMS को रेफरेंस लेके ही हम उसको देखेंगे। TMS को रेफरेंस क्यों लिया जाता है वो भी मैं बता दूंगी आपको। फिर आ जाता है एरिया ऑफ द सिग्नल्स, कितना वो जो सिग्नल हमको मिल रहा है वो कितना शार्प है, वो कितना एरिया को कवर करता है, या आप ये भी बोल सकते हो दूसरे लैंग्वेज में उसको इंटेंसिटी ऑफ द पिक, कितना ब्राइट हमको दिख रहा है, वो कितना ज़्यादा इंटेंस का पिक दिखेगा हमको, वो है आपका थर्ड पैरामीटर, उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, फिर आता है स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल्स। सिग्नल्स हमें कभी भी साफ नहीं मिलता, वो स्प्लिटेड मिलता है और वो उसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो उसके नेबर न्यूक्लियाई के कारण होगा, तो वो सारा भी हम डील करेंगे। और लास्ट में हमको पढ़ना है कपलिंग कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं जे वैल्यू। जे वैल्यू इज द कपलिंग कांस्टेंट, जो बताता है स्प्लिटेड जो वैल्यू होती है ना उसके बीच का डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल में। तो ये सारा पैरामीटर्स मैं एनएमआर में आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहला हम जो है वो स्टार्ट करते हैं पैरामीटर्स को पढ़ना। पहला है नंबर ऑफ द सिग्नल्स। कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है वो उसमें पहले तो हमको देखना होगा कि कितने टाइप का एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई है। ठीक है, जैसे ही एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई मुझे दिख गया, अब मैं देखूंगी कि वो कैसे कैसे इन्वायरमेंट से है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी डिफरेंट इन्वायरमेंट वाला जो न्यूक्लियाई है वो अलग अलग ही सिग्नल्स देख रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज़ में ही सिग्नल्स देगा। तो सबसे पहले मुझे आना चाहिए नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है SF6। अब आपको पता चल गया होगा कि किसका मुझे निकालना है, तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगी, इसका। यहाँ पे मैं बात करूँगी एनएमआर, कौन सा एनएमआर का, फ्लोरीन एनएमआर यहाँ पे हमको पढ़नी होगी, क्योंकि फ्लोरीन की बात करें वही एक्टिव न्यूक्लियाई है। पता है आपको इसकी वैल्यू, आई वैल्यू कितनी होती है ये भी पता चल गया है, हाफ होता है वैल्यू, एक्टिव है। सबसे पहला अब हमारा काम रहेगा स्ट्रक्चर बनाना। SF6 का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे पता चलेगा, हाइब्रिडाइजेशन से, है ना। मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रखा है, उसका लिंक आपको मिल गया ऊपर, आप उसे क्लिक करके देखोगे, आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसे हम बना सकते हैं। ठीक, आपको इतना पता चल गया कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा ऑक्टाहाइड्रल। ऑक्टाहाइड्रल होगा, कैसे बनाते हैं ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर को, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे सल्फर होगा, इसके ऊपर F, इसके नीचे F होंगे, ये F मतलब एक प्लेन में 4 F होगा, एक ऐसे बिल्कुल सेम इक्विवेलेंट इसका इन्वायरमेंट है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सारे फ्लोरीन जो है उसका इन्वायरमेंट तो सेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना, इसमें भी एक्सियल है, इक्विटोरियल है। आप देख रहे हैं वहाँ पे मैंने क्लियर किया था, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई भी इक्विटोरियल या कोई भी एक्सियल बॉन्ड नहीं होते। ठीक है, उसके लिए तो सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। अगर आप इधर से पकड़ लो तो ये सारे ऐसे एक जैसा ओरिएंटेशन दिखाएंगे, यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, कैसा भी लो आप, सारा जो फ्लोरीन है वो सेम इन्वायरमेंट में है। क्योंकि सारा फ्लोरीन सेम इन्वायरमेंट में है
तो इसके नंबर ऑफ सिग्नल होगा 1। एक ही सिग्नल्स वो NMR में देगा, ऐसे काउंट करना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं किसका, इसके बारे में। अब देखो ये क्या है, हमारे पास क्लोरीन है और ये फ्लोराइड है। बनाना स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर। क्लोरीन है, ठीक, क्लोरीन बना दिया। क्लोरीन से फ्लोरीन अटैच्ड है, 5 फ्लोरीन अटैच्ड है। और क्लोरीन का वो कितना होता है आपको पता है, 7 होता है इलेक्ट्रॉन। मतलब एक क्या है हमारे पास, लोन पेयर है। इस केसेस में एक तो हो गया लोन पेयर, यहाँ से 1 फ्लोरीन, 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 यहाँ से फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। अगर इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल हो गया तो आपको इतना चीज़ें पता चल गया कि ये इस लोन पेयर्स के कारण ये सब ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, क्योंकि ये उससे 90 के एंगल में है। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि इन्वायरमेंट चेंज हो गया। इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो गया, तो ये वाला एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है और ये भी एक जैसा है। तो ये 4 फ्लोरीन का एक सिग्नल मिलेगा, पर ये अलग है तो ये अलग सिग्नल देगा। कोई एक फ्लोरीन जो उसके ट्रांसपोजिशन में है लोन पेयर्स की, वो अलग सिग्नल देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल इस केसेस में क्या आ जाएगा आपका, 2। स्ट्रक्चर तो आना चाहिए आपको बनाने, है ना। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है। आप केमिकल बॉन्डिंग से सीख सकते हो, तो वहाँ से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं। फिर ये जल्दी जल्दी निकल जाता है कितना सिग्नल देगा। तो इतना मुझे पता चल गया कि SF6 जो है वो ओनली 1 सिग्नल देंगे NMR में। ClF5 की बात करें तो ये देगा 2 सिग्नल्स NMR में। SF4 की बात कर लेते हैं हम। SF4 की बात करें तो एक सल्फ़र है, और आपको पता है सल्फ़र के पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स 4 के साथ उसने बॉन्डिंग कर रखा है, ठीक है, 4 के साथ उसने बॉन्डिंग कर रखा है ऐसे। और एक है उसके पास लोन पेयर। मतलब कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, एक तो लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर्स, मतलब 5 मतलब sp3d वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा वाला है, sp3d वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पे एक सल्फ़र रहेगा, सल्फ़र से आपने बना दिया लोन पेयर्स, और यहाँ से हो जाएगा के और ये की, ये भी 2 सिग्नल्स ही देंगे, दिख रहा है आपको, है ना। ये भी क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स 2 ही देगा। कैसे दिख रहा है, 2 फ्लोरीन जो है वो बिल्कुल इसके पास है लोन पेयर्स के, तो लोन पेयर से अफेक्टेड ज़्यादा होंगे। बाकी जो 2 फ्लोरीन है वो लोन पेयर से दूर है, तो उनका अलग होगा। तो के शेप में कुछ होता है ये, और इसके भी सिग्नल्स हो जाएंगे क्या, 2। तो ऐसे नंबर ऑफ सिग्नल्स आपको बनाने आना चाहिए। ये जो है वो मैं छोड़ देती हूँ, आप मुझे कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। क्योंकि यार अभी तक मैं सच में वीडियो डिले इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि आप कुछ रिस्पांस कर रहे हो, सच में पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे हो या मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं मुझे फील होता है, ठीक है। आप ना कोई क्वेश्चन करते हो मुझसे, ना ही कमेंट्स करते हैं। कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, नो डाउट्स, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं मेरे। कुछ हैं जो बहुत अपना डाउट्स भी पूछते हैं, और कुछ लोग का बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया, तो वो मुझे बताते भी हैं कि मैम आपका वीडियो देख के मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। तो सच में मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा, कि यार मैंने इतना मेहनत किया, उसका कुछ तो आउटपुट मिला। किसी का तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में कुछ लोग का एडमिशन हुआ, तो वो बहुत अच्छा था, है ना। सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी। तो यार आप भी ना कमेंट करके, एटलीस्ट अगर आप नए बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं, तो कम से कम पूछो मुझसे क्वेश्चन, डाउट पूछो मुझसे। फिर मैं ना लाइव क्लास भी ले लूँगी आप लोग का। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियस मैं लाइव क्लास लूँगी, और वहाँ पे आपको लाइव सामने आके आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करूँगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखो, जिससे नए नए नोटिफिकेशन मिले। वीडियो लेट अब नहीं होगा, अब वीडियोज़ आएंगे आपके लिए, ठीक है, डेफिनेटली आएगा। चलो इसकी बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है। अगर मैं फास्फोरस वाला स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है। आपको पता है रेड फास्फोरस, वाइट फास्फोरस सब पढ़ रखा है आपने। फास्फोरस पहले कुछ ऐसे अटैच्ड होगा, ऐसे। अब क्या होता है, इसी के बीच बीच में ना सल्फर आके अटैच हो जाता है, लाइक दिस, ऐसे, और ये ऐसे। अब मुझे बताओ कितना सिग्नल देगा, सोचो कितने सिग्नल देंगे। अगर मैं इस फास्फोरस को टच करूँ तो ये फास्फोरस दूसरे फास्फोरस से अटैच है, इधर से दूसरे फास्फोरस से अटैच है, इधर से सल्फर से अटैच है। बिल्कुल सेम ये भी, यहाँ भी फास्फोरस से अटैच, यहाँ भी फास्फोरस से अटैच, यहाँ पे सल्फर से अटैच। ये भी सेम, यहाँ भी फास्फोरस से अटैच है, फिर फास्फोरस से, फिर सल्फर से। तो ये तो तीनों मेरे एक जैसे हैं, ये तीनों मेरे एक जैसे हैं, तो ये तीनों एक जैसा सिग्नल्स देंगे। ये तीनों का मिलेगा मुझे एक सिग्नल्स, 1 सिग्नल, ठीक है। लेकिन इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत अलग है, इसको ले लो आप B, ये बहुत अलग है। अलग इन्वॉल्वमेंट के कारण से इसका मिलेगा मुझे 1 सिग्नल। तो टोटल कितने हो गए, टोटल मिल गया मेरे को यहाँ पे भी 2 सिग्नल्स। टोटल कितना मिल गया मुझे, 2 सिग्नल्स, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर बनाइए।
फॉस्फोरस टोटल जितना बॉन्ड बना सकता है कर दिया मैंने, आपस में भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बना सकते हैं। दो दो ऑक्सीजन्स को लगा दो, कहीं भी लगा दो आप, किसी के साथ भी। अब तो देख के समझ आ रहा है ये दोनों एक जैसा है, इसका मिल जाएगा एक सिग्नल, इसका भी मिल जाएगा एक सिग्नल, ये इन दोनों का एक सिग्नल, इन दोनों का एक सिग्नल, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स आ जाएंगी 2। तो इतना चीज़ें मुझे पता चल गया कि एक्चुअल में हमें कैसे काउंट करने होते हैं नंबर ऑफ सिग्नल। फर्स्ट पैरामीटर इज कंप्लीटेड, ठीक है। सेकेंड वीडियो अगर आपको चाहिए तो उससे पहले मेरा व्यू जो है वो होना चाहिए, 1K तो हो ही जाना चाहिए। 1K व्यू जब तक नहीं होगा सेकेंड वीडियो नहीं आएंगे। यार बहुत ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन एटलीस्ट 1K व्यू तो हो जाए तभी सेकंड वीडियोस में अपलोड करूँगी, जिसमें मैं बाकी पैरामीटर्स को बताऊँगी और साथ ही साथ आपके सारे जितने भी इनऑर्गेनिक वाले हैं ना, जितने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पेपर में आया हुआ है 4 नंबर्स का, वो सारा डील करेंगे, ठीक है।